तो हमने केपी के सी सम्मिश्रांक निकालने की बात कर ली। अब हम आगे देखते हैं केपी तथा केसी में संबंध। केपी तथा केसी में संबंध, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो केपी और केसी में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है? इनमें जो संबंध है वो है केपी बराबर केसी आर टी की घात डेल्टा एन। केपी बराबर केसी आर टी की घात डेल्टा एन। 2 बार 3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ केपी केसी में संबंध का। तो केपी और केसी में क्या संबंध होता है? केपी बराबर केसी आर टी की घात डेल्टा एन। यहाँ पर ये सारी चीजें क्या हैं? केपी अपन जानते हैं दाब सम्मिश्रांक, केसी सांद्रता सम्मिश्रांक, आर है गैस नियतांक, और डेल्टा एन अपने को पता है उत्पाद के मोल माइनस क्रिया कारक के मोल। तो डेल्टा एन कैसे निकालते हैं? उत्पाद के मोल माइनस क्रिया कारक के मोल। तो केपी और केसी में संबंध होता है केपी बराबर केसी आर टी की घात डेल्टा एन। यहाँ पर आर है गैस नियतांक और डेल्टा एन बराबर होता है उत्पाद के मोल माइनस क्रिया कारक के मोल। अब इसमें हमारे पास क्या कंडीशन बनती है कि यदि डेल्टा एन बराबर 0, डेल्टा एन बराबर 0, डेल्टा एन बराबर 0, तो देखें केपी बराबर केसी आर टी की घात डेल्टा एन की जगह क्या रखें? 0। और किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो केपी बराबर केसी, उदाहरण की जैसे बात करें अपन H2 प्लस I2 इक्वल्स टू 2HI, N2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2NO। इन क्रियाओं में डेल्टा एन का मान 0 आता है। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जिन क्रियाओं में भी डेल्टा एन का मान 0 होता है, डेल्टा एन का मान 0 होता है, उनमें केपी और केसी का मान बराबर होता है, क्योंकि आर टी की घात 0 बराबर 1। तो किसी की भी घात 0 आती है तो उसका मान 1 होता है। किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो यदि किसी भी क्रिया के लिए डेल्टा एन का मान 0 हो तो उसके लिए केपी और केसी का मान बराबर होता है। और डेल्टा एन कैसे निकालते हैं? उत्पाद के मोल माइनस क्रिया कारक के मोल। उत्पाद के 2 मोल हैं, क्रिया कारक 1 और 1 2, 2 माइनस 2 बराबर 0। जिनमें डेल्टा एन का मान 0 आता है उनमें केपी और केसी बराबर होता है। दूसरी कंडीशन हमारे पास बनती है यदि डेल्टा एन बराबर पॉजिटिव धनात्मक, डेल्टा एन का मान यदि क्या है हमारे पास? धनात्मक, तो केपी का मान बड़ा होता है केसी से। तो केपी का मान केसी से बड़ा होता है। डेल्टा एन का मान यदि क्या आता है? धनात्मक आता है। तो ठीक है, तो जैसे कोई क्रिया हमारे पास PCl5 इक्वल्स टू PCl3 प्लस Cl2, इसके लिए हम डेल्टा एन निकालें। तो डेल्टा एन निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 और 1 2 मोल उत्पाद के, क्रिया कारक का 1 मोल, तो 1 मोल आएगा। तो केपी बराबर केसी, सॉरी यहाँ पर केपी बड़ा होता है, केपी का मान बड़ा होता है किसमें? डेल्टा एन यदि पॉजिटिव है तो। बराबर किसमें होता है? डेल्टा एन 0 में। तो यदि डेल्टा एन का मान प्लस में है, धनात्मक आ रहा है, तो उसमें केपी बड़ा रहता है। तो इसमें आप जैसे देखेंगे तो हमारे पास सूत्र क्या है? केपी बराबर केसी आर टी की घात कितना है? 1, क्योंकि डेल्टा एन 1 है। तो इससे आप देख रहे हैं तो केपी मतलब केसी को आर टी से गुणा हो रहा है। केसी और आर टी दोनों मिलके
Kp के बराबर हो रहे हैं। तो अकेले में कौन बढ़ा, Kp के Kc, तो Kp बढ़ा हुआ। क्यों? क्योंकि Kc को Rt ने सपोर्ट किया, ये दोनों मिलके Kp के बराबर हुए, तो अकेले में तो Kp बढ़ा हुआ। तो इसलिए जिसमें डेल्टा n का मान प्लस आएगा वहाँ पर Kp बढ़ा होगा, जिसमें डेल्टा n का मान 0 आएगा वहाँ पर दोनों समान होंगे, बराबर होंगे। और तीसरी कंडीशन हमारे पास आती है कि यदि डेल्टा n आए नेगेटिव ऋणात्मक, तो जैसे N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3, डेल्टा n में निकालू, उत्पाद के मोल कितने, 2, क्रिया कारक के 3 और 1 4, तो मोल बचे 2, तो डेल्टा n का मान कितना है, -2। क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, Kp बराबर Kc Rt की घात -2। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन आया हुआ 2017 में क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन क्या था कि यदि डेल्टा n का मान, क्वेश्चन था क्रिया N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3, ये क्रिया दे दी, इसके लिए Kp तथा Kc में क्या संबंध होगा। क्रिया N2 3H2 2NH3 के लिए Kp तथा Kc में क्या संबंध होगा। तो संबंध हमारे पास क्या होता है, Kp बराबर Kc Rt की घात डेल्टा n। अब नॉर्मल क्वेश्चन होता कि जैसे एक बार सिर्फ नॉर्मल आया कि Kp Kc में क्या संबंध होता है, तो Kp बराबर Kc Rt की घात डेल्टा n, लेकिन उसने क्रिया दे दी, तो उस क्रिया का जो डेल्टा n है उसको यहाँ रखना पड़ेगा, वो संबंध होगा। ठीक है, तो इसमें डेल्टा n कितना रहा, -2, तो यहाँ पर -2 रखेंगे, तो ये संबंध हुआ इसमें, Kp बराबर Kc Rt की घात -2। ऑप्शन में ये भी मिल था, ऑप्शन में ये भी था। तो ध्यान, कुछ लोगों ने डायरेक्ट संबंध की बात आई तो ये कर दिया आंसर, लेकिन वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उसने तो इस क्रिया के लिए पूछा, और इस क्रिया के लिए डेल्टा n निकालना पड़ेगा, तो डेल्टा n निकाल के वो रखना पड़ेगा। आंसर हुआ Kp बराबर Kc Rt की घात -2। अच्छा, किसी की घात माइनस में होती है तो भाग में चला जाता है, तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, Kp बराबर Kc और Rt का स्क्वायर। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि Kc में Rt स्क्वायर का भाग दे रहे हैं, मतलब उसको टुकड़ों में बांट रहे हैं, एक तरह से टुकड़े कर रहे हैं। तो Kc के टुकड़े कर रहे हैं और हर टुकड़ा Kp के बराबर हो रहा है, इसलिए Kp और Kc में क्या संबंध निकलेगा, मतलब Kc बड़ा हो जाएगा। Kc को डिवाइड करें तब Kp के बराबर हो रहा है, तो Kp इज लेस देन Kc। तो 3 कंडीशन हमारे पास बनती हैं, आपको तीनों का ध्यान रखना है कि डेल्टा n बराबर 0 पर Kp Kc के बराबर होता है, और पॉजिटिव में P बड़ा और नेगेटिव में C बड़ा, ये ध्यान रखेंगे। डेल्टा n बराबर 0 पर Kp और Kc दोनों का मान बराबर होता है, समान होता है। पॉजिटिव में P बड़ा, नेगेटिव में C बड़ा, तो पॉजिटिव में Kp का मान ज़्यादा और नेगेटिव में Kc का मान ज़्यादा। 0 पर दोनों के मान समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो संबंध के बाद इनकी इकाई देखेंगे अपन, तो साम्य स्थिरांक की Kp तथा Kc की इकाई, Kp तथा Kc की इकाई। पहला अपन से देखेंगे Kc की इकाई। Kc क्या है, सांद्रता, सांद्रता होता है C, तो Kc की इकाई होती है सांद्रता की घात डेल्टा n। Kc की इकाई सांद्रता की घात डेल्टा n। अच्छा, सांद्रता को हम नापते हैं मोल प्रति लीटर में, इसलिए Kc की इकाई होती है मोल प्रति लीटर की घात डेल्टा n। अब जो भी डेल्टा n का मान होगा वो रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, उसकी इकाई आ जाएगी। तो Kc की इकाई होती है मोल प्रति लीटर की घात डेल्टा n। और दूसरा जो होता है हमारे पास होता है Kp, तो Kp की जो इकाई होती है, Kp का प्रेशर, दाब, दाब को नापते हैं वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, तो इसलिए इसके लिए हो जाएगा वायुमंडल की घात डेल्टा n। तो Kc की इकाई सांद्रता की घात डेल्टा n और Kp की इकाई
वायुमंडल की घात डेल्टा एन। ओके, ये इसमें अपने पास इसकी इकाई होती है केपी और केसी की। अब अपन बात करेंगे साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। किस कंडीशन में साम्य स्थिरांक का मान बढ़ेगा, किस कंडीशन में साम्य स्थिरांक का मान घटेगा। तो पहला कारक है हमारे पास ताप, टेम्परेचर। ताप, टेम्परेचर। देखिए साम्य स्थिरांक क्या होता है, उत्पाद बटे क्रिया कारक। साम्य स्थिरांक क्या होता है, उत्पाद बटे क्रिया कारक। अब उत्पाद का मान ज्यादा होगा तो साम्य स्थिरांक का मान ज्यादा होगा। उत्पाद ज्यादा कब बनेगा, जब पदार्थ ज्यादा टूटेगा। जो क्रिया कारक है वो ज्यादा क्रिया करेगा, ज्यादा टूटेगा तो उत्पाद ज्यादा बनेगा। अब ताप बढ़ाने पर पदार्थ ज्यादा टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो आपको ध्यान है दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माशोषी पदार्थों को ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए उनके लिए साम्य स्थिरांक का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। तो मतलब ऊष्माशोषी पदार्थों के लिए ऊष्माशोषी पदार्थों के लिए साम्य स्थिरांक का मान ताप के समानुपाती होता है। मतलब ताप बढ़ाएंगे तो साम्य स्थिरांक का मान बढ़ेगा। ऊष्माशोषी पदार्थों के लिए साम्य स्थिरांक का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। तो जो ऊष्माशोषी कौन होंगे, जिनमें डेल्टा एन का मान 0 हो या डेल्टा एन का मान प्लस में हो, वो ऊष्माशोषी होंगे। तो उनके लिए ताप बढ़ाने पर साम्य स्थिरांक का मान बढ़ेगा। तो ये कौन होते हैं, डेल्टा एन बराबर 0 या जिनमें पॉजिटिव होगा वो। और ऊष्मा क्षेपी पदार्थों के लिए साम्य स्थिरांक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ताप के। और इसमें कौन होते हैं, डेल्टा एन बराबर नेगेटिव वाले। तो ऊष्माशोषी पदार्थों के लिए साम्य स्थिरांक का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, जबकि ऊष्माक्षेपी पदार्थों के लिए साम्य स्थिरांक का मान ताप बढ़ाने पर घटता है। तो जिनमें डेल्टा एन का मान 0 या प्लस हो उनमें ताप बढ़ाएंगे तो साम्य स्थिरांक बढ़ेगा, और जिनमें डेल्टा एन मान ऋणात्मक हो, नेगेटिव हो, उनमें ताप बढ़ाएंगे तो साम्य स्थिरांक का मान घटेगा। दूसरा कारण होता है रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति क्या होती है, किसी क्रिया में क्रिया कारक और उत्पाद के मोलों का अनुपात या उनकी संख्याओं का जो अनुपात है, मतलब कितने कितने क्रिया कारक और उत्पाद हैं, उसी संख्या को रस समीकरण मिति कहते हैं। जैसे कोई क्रिया है N2 + 3H2 = 2NH3। तो उसमें N2 कितना है 1, H2 कितने हैं 3 और NH3 कितने हैं 2। तो ये इनकी रस समीकरण मिति हुई 1, 3, 2। ठीक है, तो रस समीकरण मिति क्या होती है, इनके क्रियाकार उत्पाद के अणुओं की संख्या या मोलों की संख्याओं का जो अनुपात है उसी को हम रस समीकरण मिति कहते हैं। अब साम्य स्थिरांक हम निकालते हैं, तो साम्य स्थिरांक कैसे निकालते हैं, उत्पाद ऊपर क्रियाकारक नीचे, आगे जो संख्या होती है कहाँ जाती है घात पे। उत्पाद ऊपर क्रियाकारक नीचे, आगे वाली संख्या कहाँ जाती है घात पे। अच्छा, अब रस समीकरण मिति माना कि बदलेगी, रस समीकरण मिति बदलेगी, रस समीकरण मिति बदलेगी तो घात बदलेंगी। भाई ये रस समीकरण मिति
क्या होती है उसको कहाँ जाती है, घात पे। अब यदि रस समीकरण मिति बदलेगी तो घात बदलेगी, घात बदलेगी तो उसका मान बदलेगा। तो सीधी सी बात हो गई कि रस समीकरण मिति बदलने पर साम्य स्थिरांक का मान बदल जाता है। तो रस समीकरण मिति कम होगी तो कम हो जाएगा, ज्यादा होगी तो ज्यादा हो जाएगा। तो रस समीकरण मिति बदलने पर साम्य स्थिरांक का मान बदल जाता है। अब कैसे बदलता है, क्या होता है, वो अपने बताते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। चलो अब देखें अपन, जैसे क्वेश्चन दे दिया अपने को उसने, इस तरीके का क्वेश्चन आता है रस समीकरण मिति में परिवर्तन कैसे हो रहा है जो। तो क्वेश्चन उसने दिया कि कोई एक क्रिया है n2 + 3s2 = 2ns3, इसके लिए साम्य स्थिरांक k1 का मान कुछ x है। अब x की जगह कोई संख्या भी हो सकती है, 10, 20, 50, 100, कुछ भी संख्या हो सकती है, उसका मान x है। तो उसने फिर क्रिया चेंज कर दी, उसने कह दिया कि 1/2 n2 + 3/2 h2 = ns3 के लिए नया साम्य स्थिरांक k2 क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो अपन दो तरीके से आप इसको अपने को बताएंगे, एक तो सिस्टम से भी बताएंगे, एक शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। सबसे सिंपल तरीका आपका शॉर्ट ट्रिक वाला रहेगा, तो आप शॉर्ट ट्रिक से ही क्वेश्चन सॉल्व करना आसानी से हो जाएगा। चलो एक बार अपन तरीके से बताते हैं। साम्य स्थिरांक कैसे निकालते हैं, उत्पाद बटे क्रिया का। तो पहले हम k1 निकाल देते हैं, k1 की क्रिया ये रही, उत्पाद इसमें ns3, उसके आगे 2 लगा हुआ है, तो जो संख्या होती है घात पे चली जाती है। k1 बराबर ns3 की घात 2 अपॉन n2 और h2 की घात 3। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब दूसरे के लिए k2 निकालें इसी तरीके से। k2 बराबर उत्पाद ऊपर जाएगा ns3 अपॉन क्रियाकारक नीचे n2, n2 के आगे 1/2, जो आगे होता है वो घात पे चला जाता है, तो n2 की घात 1/2, h2 के आगे 3/2 है, h2 की घात 3/2। इस तरीके से k1 और k2 दोनों का सूत्र बना देंगे हम। दोनों का सूत्र बनाने के बाद हमें ऐसा कुछ करना है कि दोनों का मान बराबर हो जाए, दोनों का मान बराबर हो जाए। वो देखें ns3 पर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर ns3 नॉर्मल है, तो बराबर चाहिए हमें। तो ns3 को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। इसका मतलब इस पूरे का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 का वर्ग कर देंगे। समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 2 का वर्ग करने पर, इसका वर्ग करें अपन समीकरण 2 का, तो देखो क्या हो जाएगा, k2 स्क्वायर बराबर ns3 का स्क्वायर अपॉन n2 की घात कितनी है, 1/2, इसका वर्ग कर दिया तो घात 2 और आ गई। इसी तरीके से h2 की घात कितनी है, 3/2, वर्ग कर दिया तो 2 आ गई। अच्छा अब क्या हुआ, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास क्या आया, k2 स्क्वायर बराबर ns3 का स्क्वायर अपॉन n2 और h2 की घात 3। इसका मतलब अपन देख रहे हैं जो k1 का मान है वो बराबर हो रहा है k2 के स्क्वायर के, तो जितना ये है उतना ये है। तो अपन क्या देख रहे हैं, अतः k2 स्क्वायर बराबर k1, तो k2 का स्क्वायर k1 के बराबर आ रहा है। स्क्वायर यदि अपन हटाएं तो k2 बराबर क्या हो जाएगा, √k1, और k1 का मान दिया उसने क्या, x, तो k2 बराबर क्या हो गया, √x। आंसर हो गया हमारे पास k2 बराबर √x। तो ये तो हुआ तरीके से, सिस्टम से हुआ। अब अपन शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैंने सॉल्व करके बता दिया, बट इतना लंबा अपना को जाना नहीं है, बिल्कुल सीधा सिंपल तरीका ऐसे क्वेश्चन को करने का। तो शॉर्ट ट्रिक की बात करें अपन,
देखिए K1 का मान दे रखा है, K2 का मान पूछ रखा है, ठीक है। एक का मान देगा, दूसरे का पूछेगा। आप क्या करो, दोनों को बराबर करके लिख दो, K2 बराबर K1। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, जो मान दे रखा है, जो पूछ रखा है, उन दोनों को एक दूसरे के क्या कर दो, बराबर कर दो, बराबर करके लिख दो। अच्छा, अब हमें K2 का मान निकालना है, मतलब उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, जिसको हम जानते ही नहीं है उसके साथ हम कुछ कर भी नहीं सकते। हमें जो कुछ भी करना है, छेड़खानी करनी है और कुछ करना है, वो उसके साथ ही करना है जिसके बारे में हमें पता है, जिसे हम जानते हैं, उसके साथ ही कुछ भी करो। लेकिन जिसको जानते नहीं उसके साथ करना ही नहीं कुछ, उसका तो मान निकालना है हमें, ठीक है। तो इसको, जिसको हम जान रहे हैं, मतलब जिसका मान दे रखा है, उसको आप खोपचे में ले लो। जिसका मान दे रखा है उसको कहाँ ले लो, खोपचे में ले लो। खोपचे में लेने के बाद आपको देखो कि दोनों क्रियाओं में क्या परिवर्तन हुआ है। जो परिवर्तन हुआ वो इसके घात पे रख दो, जो इसको ब्रैकेट में लिया उसकी घात पे रख दो। परिवर्तन देखें, N2 था 1/2 N2 हो गया, मतलब आधा हो गया। 3H2 था 3/2, मतलब आधा हो गया। 2 NH3 थे, 1 रह गया, मतलब आधा हो गया। तो पहले की तुलना में ये क्रिया आधी हो गई। तो क्रिया में जो परिवर्तन हुआ वो इसकी घात पे रख देंगे। तो मतलब जैसे क्रिया आधी हुई तो घात पे आधा रखेंगे, क्रिया 2 गुनी हुई तो घात पे 2 रखेंगे, क्रिया 4 गुनी हुई तो घात पे 4 रखेंगे, क्रिया 1/4 हो गई तो घात पे 1/4 रखेंगे। मतलब जितना क्रिया में परिवर्तन हुआ है वो ही मान घात पे रखेंगे। अच्छा, अब किसी की भी घात आधे का मतलब होता है अंडर रूट। तो घात आधे का मतलब होता है अंडर रूट, ये ध्यान रखिए। घात आधे में लगाता है अंडर रूट। तो इसका मतलब इसको मैं ये भी लिख दूं कि K2 बराबर अंडर रूट K1, क्योंकि घात आधे का मतलब तो अंडर रूट है। और K1 का मान कितना दे रखा है, x। तो K2 बराबर क्या हो गया, अंडर रूट x। बस इस तरीके से अपने पास ये क्वेश्चन हो जाता है। तो अब इतने से जाने की जरूरत नहीं, सीधी शॉर्ट ट्रिक बात करो। K2 बराबर K1 दोनों को बराबर करके लिख दो। जिसका मान दे रखा मतलब K1 को खोपचे में ले लो। दोनों क्रियाओं में जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को घात पे रख दो। यदि घात आधी हुई है तो ही अंडर रूट लेना है, बाकी जो घात है वही रहेगा। जैसे दुगनी हुई तो स्क्वायर ही रहेगा, अंडर रूट नहीं आएगा। अंडर रूट सिर्फ एक ही कंडीशन में आएगा, जब घात आधी हुई है। इस तरीके से होता है और इसमें क्वेश्चन से अपन बताएंगे। चलिए अगला एक कोई क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई क्रिया H2 + I2 = 2HI है, उसके लिए सम्मिश्रांक का मान K1 5 है। तो अब क्रिया 3H2 3I2 6HI के लिए क्या होगा। तो अपने को क्या करना, दोनों को बराबर करके लिखना है। K2 बराबर K1, K1 को लेंगे खोपचे में। अब अंतर देखेंगे दोनों क्रिया में क्या अंतर हुआ। H2 एक था 3 हो गए, I2 एक था 3 हो गए, 2 थे 6 हो गए, मतलब 3 गुना बढ़ गया। तो कितना परिवर्तन हुआ क्रिया में, 3 गुना। तो घात पे कितना आएगा, 3। और K1 का मान कितना है, 5। तो 5 की घात 3। तो मतलब एक तरह से क्या होगा, 5 × 5 × 5। तो कितना आ गया, 125। अच्छा, अब थोड़ा सा तरीका चेंज कर दे इसमें, वो क्रिया को उलट दे। क्रिया को उलट दे। उलट दे का मतलब क्या हो गया कि जो क्रिया कारक है वो उत्पाद बन जाए और जो उत्पाद है वो क्रिया कारक बन जाए। उस कंडीशन में जैसे क्या होगा कि अपन बात करें कि क्रिया है, जैसे क्रिया N2 + 3H2 = 2NH3 के लिए K1 का मान माना कि 49 है, 49। अब ये कहते हैं हमें कि NH3 से बन रहा है अपने पास 1/2 N2 + 3/2 H2। तो इसके लिए सम्मिश्रांक क्या हो जाएगा। तो क्रिया है N2 + 3H2 = 2NH3। K1 के लिए 49 है, N2
NH3 1/2 × 3/2 H2 K2 क्या होगा, उल्टी हो गई क्रिया। जो इधर क्रियाकारक था वो अब इधर उत्पाद बन गया, जो उत्पाद था वो इसमें क्रियाकारक बन गया। तो होना तो वो के वही है, उसी तरीके से आप करेंगे कि K2 बराबर K1। अच्छा, अब इतना करेंगे कि क्रिया उलट गई तो K1 को भी उलट देंगे, मतलब K1 नीचे आ जाएगा 1 के। तो इतना सा चेंज है कि यदि क्रिया उल्टी हुई है तो वह 1/K1 हो जाएगा। जो पहले K1 रहता था K2 बराबर K1, अब क्रिया उल्टी हो गई तो क्या हो जाएगा, K2 बराबर 1/K1 हो जाएगा। क्रिया उल्टी हुई है तो K2 बराबर 1/K1, बस उल्टा हो जाएगा और घात पे वही आएगा जो परिवर्तन हुआ है। तो क्रिया क्या हो गई पहले की तुलना में आधी, तो घात क्या जाएगा, आधी। तो घात आधी हो गई, आधी को क्या था, अंडर रूट K1, K1 का मान दिया 49, √49 1/7, तो 0.143। इस तरीके से अपन इसको कर पाते हैं कि यदि क्रिया को उल्टी कर देता है तो K1 1/, हो जाएगा। तो K2 बराबर 1/K1 और जो भी परिवर्तन हुआ वो घात पे रहेगा ही रहेगा, बस इसके अलावा कोई चेंजेस इसमें नहीं है। तो कोई क्रिया है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। समपक्ष C2H2Cl2 से विपक्ष C2H2Cl2 बन रहा है, इसलिए K1 का मान 0.16 है। अब यदि ये क्रिया चेंज हो जाए, विपक्ष C2H2Cl2 से समपक्ष C2H2Cl2 बन जाए तो साम्य स्थिरांक क्या होगा। तो अपन देख रहे हैं कि क्रिया यहाँ पर उल्टी हो गई, उल्टी होने के अलावा और कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आधा दुगना कुछ नहीं हुआ। तो सिर्फ K2 बराबर क्या जाएगा, 1/K1, K1 का मान 0.16, मान 0.16 है तो रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि रस समीकरण मिति के द्वारा किस प्रकार से प्रभावित होते हैं साम्य स्थिरांक का मान। अब अपन बात करें कि कौन कौन से कारक हैं जो साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करते हैं। तो साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करने वाले कारक, सबसे पहले है प्रारंभिक सांद्रता या सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करती है। दूसरा दाब, दाब के द्वारा साम्य स्थिरांक प्रभावित नहीं होता है। तीसरा उत्प्रेरक, उत्प्रेरक भी साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि उत्प्रेरक अग्र और प्रतिक्रिया के वेग को समान रूप से परिवर्तित करता है। जितना अग्र वेग को करेगा उतना ही पश्च वेग को करेगा। और साम्य स्थिरांक क्या होता है, अग्र वेग स्थिरांक बटे पश्च वेग स्थिरांक, तो कोई परिवर्तन नहीं आता है। और अक्रिय गैस मिलाने पर भी साम्य स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये चार कारक है जिनसे साम्य स्थिरांक प्रभावित नहीं होता है। एक तो प्रारंभिक सांद्रता, दाब, उत्प्रेरक और अक्रिय गैस, इनके द्वारा साम्य स्थिरांक प्रभावित नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन आ रहे हैं भिन्न भिन्न समांगी क्रियाओं की व्याख्या। समांगी क्रियाएं क्या होती है, जिनमें क्रियाकारक उत्पाद एक ही भौतिक अवस्था में होता है, उन्हें समांगी क्रिया कहते हैं। वो तीन प्रकार की, अपने दो प्रकार की, एक तरह से ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। डेल्टा एन के आधार पर तीन है, डेल्टा एन बराबर 0 वाली, डेल्टा एन बराबर पॉजिटिव वाली, डेल्टा एन बराबर नेगेटिव वाली। तो पहले अपन बात करें डेल्टा एन बराबर पॉजिटिव वाली क्रियाएं जिनमें ऊष्मा शोषी रहती है। वो देखिए क्या होता है, जैसे कि कोई क्रिया है H2 प्लस I2 इक्वल्स टू 2HI, H2 प्लस I2 इक्वल्स टू 2HI, ये एक कोई क्रिया है। अच्छा, अब कोई भी क्रिया हो उसमें अपने को प्रारंभिक सांद्रता लेनी पड़ती है।
जब न्यूमेरिकल इसमें आता तो कुछ ना कुछ बोलेगा कि इसके प्रारंभ में 2 मोल लिए, 4 मोल लिए, 10 मोल लिए, 1 मोल लिया। अच्छा, कुछ भी नहीं बोले, उसने बोला ही नहीं कि मोल कितने लिए, तो अपनी जेब से अपने को 1 मोल लेना है। वो खुद बोले कि 2, 10, 4 लिए, तो जितना बोले उतने मोल लेंगे। कुछ नहीं बोले तो अपने को 1 मोल लेना है। तो प्रारंभ में कितनी मात्रा ली, तो 1 मोल अपन स्टार्टिंग में लेंगे। तो 1 मोल हमने H2 के लिए, H2 1 है, I2 भी 1 है, तो दोनों की संख्या बराबर है तो मात्रा भी बराबर होगी। इसका 1 मोल लिया तो I2 का भी 1 मोल लेंगे। तो शुरुआत में H2 का 1 मोल लिया, I2 का भी 1 मोल लेंगे। उत्पाद शुरुआत में हमेशा 0 होता है। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट उत्पाद की मात्रा 0 होती है, शून्य होती है। तो पहला काम अपन प्रारंभिक सांद्रता का लेते हैं। जितने वो बोलेगा उतने मोल लेंगे। कुछ नहीं बोला तो 1 मोल लेंगे। H2 का 1 मोल लिया, H2 और I2 की संख्या बराबर है तो इसका भी 1 लेंगे। माना कि I2 2 होते तो H2 का 1 लिया तो I2 का फिर इसकी तुलना में डबल है तो डबल लेते, मतलब 2 लेते। तो इनकी संख्या के हिसाब से मोल ले लेंगे। 1 इसका लिया तो 1 इसका, स्टार्टिंग उत्पाद 0। यदि वियोजन की मात्रा x हो तो वियोजन की मात्रा x का मतलब क्या है, जो 1 मोल हमने लिया उसमें से x मोल टूट गया, x मोल ने क्रिया कर ली। जो 1 मोल लिया उसमें से x मोल ने क्रिया कर ली, x मोल टूट गया तो बचा कितना। 1 मोल लिया, x मोल ने क्रिया कर ली तो बचा कितना। 1 में से x घटा देंगे, जितने ने क्रिया कर ली वो माइनस कर देंगे। तो 1 मोल लिया, x ने क्रिया कर ली तो बचा 1 माइनस x। इसी तरीके से इसमें से 1 मोल लिया, x ने क्रिया कर ली 1 माइनस x। जितना क्रिया करते हैं उतने ही उत्पाद बनते हैं। जितना क्रिया करता है उतना उत्पाद बनता है। उत्पाद कितना बनेगा, x ने क्रिया करी तो x ही बनेगा। लेकिन इस x को आगे वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। जो भी आगे संख्या होती है उसको गुणा कर देते हैं। तो x को 2 से गुणा कर दिया तो 2x। तो सामने पर मोल हो गए 1 माइनस x और 2x। फिर हमें सक्रिय द्रव्यमान चाहिए। सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, मोल बटे आयतन। तो मोल तो ये आ गए, आयतन का भाग देंगे। फिर यदि आयतन लीटर हो तो सक्रिय द्रव्यमान, तो आयतन का भाग दे देते मोल बटे आयतन। 1 माइनस x अपॉन v, 1 माइनस x अपॉन v, 2x अपॉन v। इसके बाद निकालते हम साम्य स्थिरांक Kc। Kc कैसे निकालते हैं, उत्पाद बटे क्रियाकार। उत्पाद कितना आ रहा है हमारे पास, HI, आगे वाली संख्या घात पे, HI का स्क्वायर अपॉन H2 इंटू I2। ये इनके जो मान है, ये मान हम रख देंगे इसमें। तो Kc बराबर HI का मान क्या है, 2x अपॉन v रखेंगे, 2x अपॉन v अपॉन H2 का मान 1 माइनस x अपॉन v। अच्छा, 2x अपॉन v का स्क्वायर, क्योंकि HI पर स्क्वायर है, तो 1 माइनस x अपॉन v और उसका भी 1 माइनस x अपॉन v। देखो इसको खोलेंगे तो v का स्क्वायर आएगा, तो नीचे भी v इंटू v है तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाएगा, तो v तो खत्म हो गया। तो अब Kc बराबर क्या है हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर और 1 माइनस x इंटू 1 माइनस x, तो 1 माइनस x का स्क्वायर। तो इसके लिए हमारे पास Kc का सूत्र निकल के आ गया क्या, Kc बराबर 4x स्क्वायर
अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये कैसी निकला। अब हम बात करेंगे केपी के। केपी ज्ञात करना, केपी इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें केपी का सूत्र निकालें। तो केपी का सूत्र निकालने के लिए क्या करते हैं, जो केसी का सूत्र है उसमें सबके आगे पी लगा देते हैं, और वो क्या होता है उसके आंशिक दाब। तो क्या हो जाएगा, जैसे पी एच आई का स्क्वायर अपॉन पी एच टू इंटू पी आई टू, ये क्या आंशिक दाब है। और किसी का भी आंशिक दाब निकालना होता है तो आंशिक दाब कैसे निकालते हैं, जिसका आंशिक दाब निकालना है उसके मोल बटे टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, कुल दाब। तो पहले अपन टोटल मोल निकालें, कुल मोल। और कुल मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो दूसरा पद है मतलब जो x वाला पद है उन सबको जोड़ देते हैं, उन सबको जोड़ देते हैं तो कुल मोल निकल जाते हैं। तो इन सबको जोड़ें, 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2x, इसको जोड़ें, एक को एक में जोड़ा तो 2, माइनस एक्स को माइनस एक्स में जोड़ा तो माइनस 2x और प्लस 2x। दो एक्स से 2x खत्म, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो क्या बचा, तो इसमें टोटल मोल कितना आए, 2। माना कि कुल दाब P है, माना कि कुल दाब P है। अब आंशिक दाब कैसे निकालते हैं, जिसका आंशिक दाब निकालना है उसके मोल बटे कुल मोल इंटू कुल दाब। तो जैसे PHI निकालना है अपने को, PHI मतलब HI का आंशिक दाब, तो इसके निकालने के लिए HI के मोल कितने हैं, 2x अपन कुल मोल 2 इंटू कुल दाब P, 2 से 2 गया XP। फिर इसी तरीके से PH2 निकालें, मतलब H2 के मोल, H2 के मोल कितने, 1 माइनस एक्स अपॉन कुल मोल 2 और कुल दाब P, 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू P। इसी तरीके से I2 के निकालें, तो I2 के भी मोल 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू P। ये इन तीनों के मोल निकल गए। PHI, PH2 और PI2 के जो मान है उसको KP के सूत्र में रखें हम, तो क्या आएगा, KP बराबर XP का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू P, और दूसरा भी 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू P। अब इसको देखो, XP का स्क्वायर खोलेंगे तो P का स्क्वायर आएगा, और नीचे भी P इंटू P का स्क्वायर है, तो P से P स्क्वायर से P स्क्वायर कट गया, नीचे 2 इंटू 2 आपस में गुणा होंगे 4 होंगे, 4 होके कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। तो KP बराबर क्या आया, 2 इंटू 2 ऊपर चले गए, 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि जिन क्रियाओं में डेल्टा n का मान 0 होता है उनमें KP और KC का मान बराबर होता है। आप देखें KC का मान आ रहा है 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, KP का मान भी आ रहा है 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो दोनों क्रियाओं में KP और KC एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। और एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देख रहे हैं कि जहाँ आयतन का भाग दिया हमने, वह सूत्र में कहीं आयतन नहीं आ रहा है, और जहाँ दाब से अपन ने काम किया वह सूत्र में दाब नहीं आ रहा लास्ट में।
तो जिन क्रियाओं में डेल्टा एन का मान 0 होता है उनमें जो वियोजन की मात्रा है x या जो वियोजन स्थिरांक है वो आयतन और दाब पर निर्भर नहीं करता है। मतलब डेल्टा एन बराबर 0 वाली क्रियाओं में आप चाहे कितना ही दाब बढ़ाओ दाब घटाओ, आयतन बढ़ाओ आयतन घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बस देखना पड़ेगा कि क्रिया डेल्टा एन बराबर 0 वाली है कि नहीं। तो डेल्टा एन बराबर 0 देख लो और 0 आ रहा है तो ना दाब का प्रभाव पड़ेगा ना ही आयतन का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसमें बताते हैं और आगे। हालांकि ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं है, ये चीज़ आपके समझ में आई तो नहीं आई तो जो लास्ट में जो लाइन बोली है वही इम्पोर्टेंट है कि डेल्टा एन बराबर 0 वाली क्रियाओं में दाब और आयतन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये काम आएगा, वो भी यहाँ तक। यहाँ से निकाल देंगे, इसमें मान रख देंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, वो बताएंगे कैसे होगा। तो मेन चीज दाब और आयतन का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अपने नोट लिख रहे हैं अपन कि डेल्टा एन बराबर 0 वाली क्रियाओं में वियोजन की मात्रा या साम्य स्थिरांक, वियोजन की मात्रा या साम्य स्थिरांक पर दाब एवं आयतन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो डेल्टा एन बराबर 0 वाली क्रियाओं में वियोजन की मात्रा एवं साम्य स्थिरांक पर दाब एवं आयतन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, अब क्रिया अग्र दिशा में जाए या ज्यादा उत्पाद बने तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उत्पाद की मात्रा ज्यादा बने। तो आप क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे, क्योंकि क्रियाकारक ज्यादा लेंगे तो सीधी सी बात है उत्पाद ज्यादा बनेगा। तो क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे, उत्पाद की सांद्रता कम करेंगे। उत्पाद की सांद्रता कम करने से क्या होगा कि उत्पाद कम ज्यादा कैसे बनेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, उसके बाद कुछ देर क्रिया होती है, फिर उत्पाद और क्रियाकारक की सांद्रता बराबर हो जाती है। उस अवस्था को हम बोलते हैं साम्य अवस्था, मतलब क्रिया साम्य अवस्था में आ गई। अब क्रिया जब साम्य अवस्था में आ जाती है तो उत्पाद और क्रियाकारक की मात्रा स्थिर हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उत्पाद को लगातार हटाते जाओगे, क्रिया में से उत्पाद को निकालते जाओगे। क्रिया में से उत्पाद निकलता जाएगा तो क्रिया साम्य अवस्था में नहीं आएगी, और जब तक क्रिया साम्य अवस्था में नहीं आएगी तब तक वो उत्पाद बनाती रहेगी। तो आप उसको साम्य अवस्था में आने ही नहीं दे रहे, उत्पाद को लगातार निकालते जा रहे हैं। तो क्रिया हमेशा उत्पाद बनाती रहेगी तो आगे चलती रहेगी। क्रिया ऊष्माशोषीय डेल्टा एन बराबर 0 वाली है, ऊष्माशोषीय तो ताप बढ़ाएंगे, और डेल्टा एन बराबर 0 पर आयतन और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये कंडीशन हो गई जिससे क्रिया ज्यादा आगे जाएगी या ज्यादा उत्पाद बनाएगी। अगली क्रिया के बारे में देखते हैं।